आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं टीवी और फिल्म अभिनेता गगन मलिक। आपसे बातचीत की है मंजरी वर्मा ने। दोस्तों, मंजरी वर्मा का नमस्कार। आज के मेहमान विविध भारती के स्टूडियो में आज बातचीत के द्वारा आपकी मुलाकात करवाएंगे हम एक ऐसी प्रसिद्ध शख्सियत से जिनका बहुमुखी व्यक्तित्व है। वे इतने सौम्य हैं, शांत, और उनकी छवि इतनी मोहक है कि बस जो देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। आप जब अनेक तरह के पात्रों को पर्दे पर अभिनय से अपनी कला के माध्यम से निभाते हैं, उसी किरदार में समा जाते हैं। आपने बहुत से सामाजिक धारावाहिकों और धार्मिक सीरियलों में और फिल्में भी की हैं। सब में आपने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सुपरस्टार, मशहूर अभिनेता कलाकार गगन मलिक जी आज हमारे बीच हैं। आपके कामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। पहले उनका विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं, फिर जानेंगे और उनके बारे में। गगन जी, नमस्कार के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे बीच आए, ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं विविध भारती में इंटरव्यू दे रहा हूं आपको और आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग और दर्शक इसे पसंद करेंगे और कुछ बातें ऐसी भी कहना चाहूँगा, शायद हम मुझसे कुछ सीखें भी। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं के लिए यही कहूँगा कि आप सभी जो है ये विविध भारती ज़रूर देखें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं, ये वो बीज है जहां से पूरा पेड़ जो है भारत का, रेडियो की दुनिया का निकला है। सन 1957 से ये शुरू हुआ। हम भी बचपन में ये सुना करते थे, ये विविध भारती है, चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसमें बताई गई हैं और आज रेडियो किस स्तर पर पहुंच चुका है हम जानते हैं। लेकिन अपनी जो जड़ें हैं उन्हें हमें कभी नहीं भूलना, इसलिए विविध भारती को ज़रूर सुनते रहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि पहले आपसे एक गीत की फरमाइश कर ली जाए हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, गीत तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं ज़्यादातर पुराने गीत पसंद करता हूँ। कुछ मेरे पसंदीदा गीत, उनमें से एक गीत लग जा गले है। क्या बात है। तो बहुत पसंद करता हूँ, वो श्रोता सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम ये गीत जरूर सुनवाएंगे। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
गगन जी, पर्दे पर आपको जी टीवी के रामायण सीरियल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार में सभी ने देखा और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज प्रभु श्री राम हमारे यहाँ पधारे हैं। हमारे श्रोता मित्रों के सामने आपकी सुंदर छवि उभर आई होगी, इसलिए हमने ऐसी बात कही है। अगर आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में जब आपके लिए कोई कहता है कि अरे ये तो राम आ गए ऐसा करके? भारत एक बड़ा ही अद्भुत देश है। जितने भी हिंदू लोग हैं वो बड़े ही भावुक हैं। जब राम की बात आती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, उसके बाद रामायण लिखी गई तुलसीदास जी द्वारा। तो उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ श्री राम का किरदार लोगों को बताया, दिखाया, सुनाया, जिसका कहीं किसी भी प्रकार से शब्दों में मैं उल्लेख नहीं कर सकता, वो जो छवि है भगवान राम की वो सबके दिलों में बसी है। बिल्कुल सही तो बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उस किरदार को जीते हैं, उस किरदार को निभाते हैं, तो लोग बहुत ही भावुक होकर उसी किरदार को, उसी रूप को सच में भगवान मानना शुरू करते हैं और वो सम्मान उन्हें देने लगते हैं कि शायद ये स्वयं राम ही हैं। बिल्कुल सही बात। मेरे लिए भी जब मैंने पहली बार रामायण देखी थी, अरुण गोविल जी, आज भी मैं उनको देखता हूं तो मुझे वो राम ही दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई कसूर नहीं है किसी का। उस शिद्दत से वो निभाया जाता है किरदार, उस दिल से निभाया जाता है कि लोगों के मन में वो अच्छे से बस जाता है। बिल्कुल, वो तो सबके दिल में बसे ही हुए हैं, लेकिन उसके बाद राम की जगह जो आपकी छवि उभर कर आई है लोगों के दिलों में, वो बड़ी महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और गगन जी, अब हम सोचते हैं शुरुआत जो है वो हम आपकी बचपन की यादों से करना चाहेंगे कि आपका कैसा बचपन गुजरा और कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई और इसके साथ साथ आपके परिवार में कौन कौन है और वो किस फील्ड से हैं? देखिए, मैं दिल्ली में पला बड़ा। पढ़ाई मैंने दिल्ली में, हमारा एक स्कूल है हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग में है, डीवी के अंडर आता है वो। वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में पीजीडीए भी, वो भी दिल्ली में ही है। बचपन की बात करें, एक शुरू से ही एक शौक था खेलने का जी। पढ़ाई में ज्यादा दिमाग नहीं लगता था, लेकिन खेलने में मैं बहुत होशियार था और यही कारण है कि मैं क्रिकेट प्लेयर बनने की एक चाहत थी मुझ में। और मैं सबसे पहले दिल्ली की अंडर 16 टीम से खेला, दिल्ली की अंडर 19 टीम से खेला, स्कूल्स की इंडिया अंडर 19 टीम के लिए भी खेला और फिर वनडे जो रणजी ट्रॉफी का स्क्वाड था उसमें एक मैच, मुझे मौका उसमें भी मिला एक वनडे खेलने का। एक अच्छे स्तर पर 12 साल मैंने क्रिकेट को दिए और चाहता था कि प्लेयर बनना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में एक्टर बनना लिखा था तो शायद वो चेंज हुआ मेरा ट्रैक। मेरे घर में हम 4 भाई हैं, सभी बिजनेसमैन हैं। एक मैं ही हूं जो इस अलग दुनिया में आ गया और वो सभी दिल्ली में हैं और बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं कि पुराना जो हमारा बिजनेस, एंसेस्ट्रल बिजनेस रहा है, वो ज्वेलरी का रहा है, उसी चीज से मैं निकला हूं। अलग से अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश में बॉम्बे आया और आज आपके सामने हूं। बिल्कुल। आपके घर में माँ का कैसा मतलब था, कैसा उनका स्वभाव था और किस तरह से वो धार्मिक पुस्तकें, तो देखिए ग्रंथ तो सभी ने पढ़े हैं, तो उनकी कुछ यादों को साझा कीजिए तो मजा आएगा। मैंने बड़े बड़े राम के भक्त देखे हैं जी, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा। मेरी माता जी जो हैं वो राम की इतनी बड़ी भक्त हैं जिसको मैं शब्दों में दर्शा नहीं सकता जी। उनको किसी ने कहा कि अगर आप 84 लाख बार राम लिख देंगे जी, तो आप इस जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है इससे मुक्त हो जाएंगे, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये बात उन्होंने मन में ली और 7 साल में, आप मानिएगा नहीं, उन्होंने 1.5 करोड़ बार राम लिखा। क्या बात है। 250 बार रामायण पढ़ी और उन 7 सालों में उन्होंने केवल और केवल सात्विक भोजन किया। ये बहुत बड़ी बात। ये इतनी बड़ी वो भक्त थी। कनेक्शन रहा होगा कि बचपन से रामलीला दिल्ली में बहुत चलन है। रामलीला का आप देखते हैं, रामलीला होती है, दशहरा मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है दिल्ली में। ये आज का राम नहीं बना मैं जब पहली बार राम बना था, चाहे आप रामलीला में करें, तो मुझे लगता है मैं केवल 10 साल के आसपास का था। क्या बात। आज आप जो हैं वो उसके पीछे श्रेय माता जी को और पिताजी को ही चाहता है। देखिए कि 3 लोग आपके जीवन में सबसे पूजनीय होने चाहिए और होते हैं, माता, पिता और गुरु। बिल्कुल सही बात। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं अच्छे से कि ये 3 लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको
पूजनीय समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपको जीवन का सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है और मुझे लगता है जो हमारे सभी श्रोता भाई और बच्चे परिवार से सुन रहे होंगे, और बल्कि मुझे तो लगता है आज जब भी ये प्रोग्राम आएगा तो सभी को मिलकर फैमिली के साथ, परिवार के साथ इसको सुनना चाहिए, जिससे बहुत सारी शिक्षा बच्चों को मिलेगी आपके द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करूंगा। और माता पिता से आप सबसे ज्यादा किसके करीब हैं? ये इतना डिफिकल्ट प्रश्न है जी जी, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप ये समझिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसके अंदर जो सेल हैं आपके, एक एक जो अंश है छोटे से छोटा, जैसे माइक्रोस्कोपिक, वो आप माता पिता के खून से बने हैं जी। तो दोनों के जो जिसे कहते हैं पार्टिकल्स, जो आप कहें कि उनका खून जो है आपकी रगों में दौड़ता है, एक एक सेल में है जी, तो वो हर मोमेंट वो जीवित है। एक दुखद है कि मेरे पिताजी नहीं रहे, कोविड के टाइम पे उनका देहांत हुआ। उनकी जो यादें, बिल्कुल सही, उनकी जो मेमोरीज, उनकी जो सीख, शिक्षाएं, वो हमेशा जब तक मैं जीवित रहूंगा वो मेरे साथ ही रहेंगे, वो अलग हो ही नहीं सकते ना, वो जा ही नहीं सकते। हमारे लिए माता पिता की दोनों की जीवन में क्या अहमियत है, और उन्होंने ही हम इस संसार में हमको जन्म दिया है, तो उनको हमेशा उनकी सेवा के लिए ध्यान रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। देखिए कि आजकल की जनरेशन में मैंने कई बार सुना है जी, कई बार देखा है कि बच्चों को माँ बाप की इज्जत ना करते हुए जी, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हाँ। जब ऐसी बातें सुनने को आती हैं तो बहुत ही डीप डाउन दुख पहुंचता है जी। वो आपको इस दुनिया में, सुंदर दुनिया में लेकर आए हैं। बच्चे को जब इंसान पालता है तो उसको पालने में, उसको जीवन देने में हर रोज माँ बाप की मृत्यु होती है। बिल्कुल सही कहा। वो हर रोज मरते हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छे से जी सके। बिल्कुल सही बात। ये भावना हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दुनिया में वो किसी भी मंदिर में चला जाए, किसी भी गिरजाघर, जहां मर्जी दुनिया में चला जाए, उसे कभी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर लेंगे, चाहे आप कुछ भी हासिल कर ले। बड़े भी हो गए बच्चे ना, मम्मी खाना खिला दो, मम्मी पानी दे दो, टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, पापा ये दे देना, ये मेरे को ला दो, ऐसे कर दो। अच्छे खासे जवान हैं, अच्छे हैं, तो आप वो मौका अपने हाथ से ना जाने दीजिए। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं देखिए कि आज आप आराम करिए, मैं आपके लिए करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये लाता हूँ। तो बच्चों को वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल भविष्य में आप भी उन स्तर पर आएंगे और आपके भी बच्चे होंगे, तो अगर आप सही उदाहरण नहीं पेश करेंगे तो फिर आपको भी समस्याएं आएंगी। तो यही अच्छी सी बात आपके द्वारा हम लोगों ने जानी। और गगन जी, इसके साथ साथ एक बात और है जो आपकी माता जी से ही जुड़ी हम बात करना चाहेंगे कि वो महाकाव्य रामायण आपको सुनाया करती थी। तो जब वो आपको सुनाती थी तो उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? जो एक चलन रहा करता था, रामायण का पाठ रखा जाता था। पहले हम रहा करते थे शुरू में उस जहाँ मोती नगर करके जगह है दिल्ली में, वहां पर मोहल्ला था, तो कहीं ना कहीं हर महीने में एक बार रामायण का पाठ रखा जाता था। तो बड़े छोटे से थे, मुझे लगता है कि मैं 4 या 5 साल का होऊंगा, तब से वो सुनता आ रहा हूँ। बोलते हैं मतलब समझ में नहीं आता था, हाँ, लेकिन सुनते सभी थे उस समय, चलता रहता है। हालांकि मेरी माताजी ने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा होने वाला था काफी ज्यादा उस समय वो रामायण बहुत पढ़ती थी, उसी समय भी बहुत पढ़ती थी। बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जब स्त्रियों के लिए कि जब बच्चा होने वाला है तो आप अच्छी चीजें देखें, सुने, उसका बच्चे पर असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप छोटे से थे या थोड़ा सा समझ आने लगी आपको रामायण के प्रति, तो उस उम्र में आपको रामायण में से कौन सा पात्र, चरित्र जो थे वो सबसे ज्यादा प्रेरित करते थे? किसी को राम, किसी को हनुमान, ऐसा किसी को लक्ष्मण जी भाते थे, तो आपका क्या ऐसा तो कुछ था सोचने का ढंग? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात हूँ, बच्चों की बात करेंगे, मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक हूँ। बच्चों की तरह जब बच्चों के लिए सबसे बड़े भगवान, सबसे इंस्पायरिंग सिर्फ हनुमान रहे हैं और वो रहेंगे। यही मैं जानना चाहती थी। तो मैं भी हमेशा से बहुत ही इंस्पायर होता रहा हूँ हनुमान जी के। जब छोटे हुए कई बार मंदिर जाया करते थे, तो फिर हनुमान जी के मंदिर जाए थे मंगलवार को। उसके बाद जब किरदार निभाया तो समझ में आया कि वो कितने विशाल थे। वो संकट मोचन हनुमान में भी मैंने राम, कृष्ण और विष्णु तीनों किरदार निभाए हैं, तो वहां पर उनको और डीपली
जाना तो पता लगा। क्योंकि जब मुझे याद है जब हम लोग भी बचपन में रामायण देखते थे तो हम लोग इंतजार करते थे कि हनुमान जी आके कब उड़ेंगे और कैसे वो लंका जलाएंगे। तो इस तरह के भाव बच्चों में रहते हैं कि हनुमान जी आगे उड़ गए। वो उनके लिए तो ये सुपरमैन और स्पाइडरमैन ये सब तो बाद में है ना, पहले तो हमारे हनुमान जी जिन्होंने उड़ते, इनसे बड़ा तो कोई वो रहा ही नहीं। जी जी जी। जो आपकी माता जी थी वो छोटी छोटी कहानियां भी आपको सुनाती होंगी, तो उन कहानियों से आपको कुछ कैसी प्रेरणा मिलती थी उस समय? ताई हमारी थी तो वो कहानियां सुनाई करती थी। वो कहानियों का बहुत असर पड़ता है, अगर अच्छी कोई कहानियां आपको सुनाते हैं आपके दिमाग में वो असर छोड़कर जाती है। माता जी मुझे सही और गलत की पहचान कराती रही समय समय पर। क्या बात है। कहानी से ज्यादा कि ये सही ये गलत। मार पड़ी है, ऐसा नहीं है कि बचपन में कोई ऐसा ना रहा होगा जिन्होंने गलतियां नहीं की होंगी और मार नहीं पड़ी वो तो पड़ना ही है। मुझे खेलने का बड़ा शौक था। एक इंसिडेंट बता देता हूँ छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में क्या था कि मुझे एक ट्यूशन के लिए माताजी ने लगाया कि मैं साथ में ट्यूशन पढ़ने जाना है इतने से इतने बजे तक, और मेरे बड़े भाई थे तो मैं अकेला ट्यूशन पढ़ने जाता था एक समय पर। और मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई लोग इंडिया गेट में बोटिंग करने के लिए घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। और माताजी को कहा, कह रहे तेरी ट्यूशन है, तुमने तो पढ़ना है। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे भी जाना है। फिर माताजी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, जाके मैडम को बोलो कि आज मैं भाइयों के साथ वहां जा रहा हूँ तो आज मैं नहीं आ पाऊंगा, इन्फॉर्म करके आओ। तो उस समय ज्यादा फोनों के चलन भी नहीं थे, बहुत छोटे। तो मैं गया, जाके उनको बता के उन्होंने कहा ठीक है कल फिर आप आ जाओ। मैं आ गया, उनके साथ गया, बहुत मस्ती की। अब मेरे दिमाग में ये चीज आ गई, अब मैं अगर कहीं जाना होगा तो मैडम को मैं जाके बोलूंगा कि हाँ मुझे आज यहाँ जाना है और आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ऐसे करते करते बचपन था। हाँ। तो हर दूसरे दिन मैं छुट्टी मारने लगा। ये कंडीशन आ गई, एक हफ्ता मैं ट्यूशन ही ना जाकर कभी पतंग उड़ा रहा था बच्चों के साथ, कभी क्रिकेट खेल रहा था। और फिर वो जो मेरी मैडम थी वो बाजार में मेरी माताजी को मिली, क्या बात है एक हफ्ते से गगन नहीं आ रहा, यहाँ से तो रोज ट्यूशन पढ़ने जा रहा है तो किधर जा रहा है। तो फिर एक दिन मुझे पकड़ा गया, मैं पतंग उड़ा रहा था उस समय। अच्छा। और फिर जो मेरी पिटाई हुई तो वो एक ऐसी सीख मिली मुझे कि उसके बाद जीवन में फिर मुझे समझाया गया कि सही और गलत की पहचान कराएगी कि ये सही है और ये गलत है। बहुत अच्छे से मेरी माताजी ने मुझे समझाया, ये डिफरेंस बताया कि झूठ का रिजल्ट क्या है और सत्य का रिजल्ट क्या है। अब इसमें छोटी सी कहानी थी लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें एक सीख है। बिल्कुल। आप झूठ बोले, आपने एंजॉय भी किया, लेकिन उस झूठ की जो लाइफ थी वो कितनी थी, उसका जीवन कितना था, हफ्ता 10 दिन 15 दिन। लेकिन सत्य निकलकर बाद में सामने आ गया कि मैंने छुट्टी में भागा। तो सत्य से आप भाग नहीं सकते, वो सामने आना ही है। तो अगर आप सत्य की राह पे होंगे तो आपको जीवन में कोई भी टच नहीं कर पाएगा। झूठ की लाइफ बहुत ही छोटी है। अच्छा, एक मेरे मन में जिज्ञासा हुई गगन जी, जैसे कि जब आप रामायण प्ले करते थे जब रामलीला में, तो उस समय का कोई डायलॉग जैसे याद है कि कैसे तैयारी करते थे, कितनी जल्दी आपको याद हो जाता था? याद करने के लिए भी मुझे, मेरा मानना ये है कि मैं जब एक्टिंग सीखा करता था एक जमाने में, मैंने अपनी मैडम से कहा कि मैडम मुझे ना याद नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, मतलब। तो उन्होंने मुझे समझाया याद करने की भी एक प्रैक्टिस होती है। मैं कहा मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज आपने याद किया, आप वही पैराग्राफ याद करने के लिए आप हो सकता है 1 हफ्ता लें, लेकिन जब आप हर रोज याद करना शुरू करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा तो आप 15 मिनट में वो चीज याद कर लेंगे, क्योंकि आपको याद करने की प्रैक्टिस हो गई। तो समय लगता था और धीरे धीरे हम उस मुकाम पर पहुंच गए कि मुझे कई बार स्क्रिप्ट मिलती थी तुरंत करना है, तब भी मैं कर लिया करता था। लाइनों को अपने अंदर बसाना चाहता हूँ, फिर डिलीवर करना चाहता हूँ। सही बात है। जब तक आप सच्ची नहीं रोएंगे पब्लिक नहीं रोएगी, वो आपके इमोशंस को ले नहीं पाएगी। अगर आप वाकई में रोए हैं तो पब्लिक को आप रुलाएंगे, आप वाकई में हंसे तो पब्लिक को हंसाएंगे। तो वो बहुत जरूरी है कि जब आप पूरे कन्विक्शन के साथ डायलॉग बोलते हैं तो पब्लिक के दिल तक वो आवाज, वो डायलॉग जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। वाकई ऐसा होता भी है, जब हम देखते हैं तो हम एकदम उसी में डूब जाते हैं कि वो गगन मलिक ना होकर के अगर वो राम का किरदार निभा रहे हैं तो वो राम ही हम लोग उनको समझ लेते हैं। ऐसा ही है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि संकट मोचन में मैं जानता हूं कि एक बार रिसेंट एक मेरे दिमाग में मैं अपना रोना जो है कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि डायलॉग बहुत खूबसूरती से डायलॉग भी लिखे थे, जिसमें राम जी ये डिसीजन लेते हैं कि अब मैं राजपाट छोड़कर जा रहा हूँ। जिस वक्त धोबी वाला सीन हुआ था कि अब सीता को जंगल में अकेले नहीं भेजना चाहते थे, मैं सीता के साथ जा रहा हूँ और बाकी तीनों भाइयों को कि अब आप जो है राजपाट जो है वो संभालिए और मैं अब जा रहा हूँ और नहीं जी पाऊंगा। तो वो जो सिचुएशन थी, मैं डायलॉग
प्रैक्टिस में ही रो पड़ा। डर आप जब महसूस फील किया। करेंगे तब आपको जी। चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं, बच्चे से डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल सही तो बात ये है। बहुत जरूरी है। से सच से निकलेगी। निकलेगी, किरदार में रहकर निकलेगी तो सबसे अच्छी होगी। यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवा देते हैं आपकी पसंद का, तो कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे गगन जी? एक गीत मुझे हमेशा से अच्छा लगा है महेंद्र कपूर जी का, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर
हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तो गगन जी, अब हम यहाँ से आपसे और बात जानना चाहेंगे कि कॉलेज से निकलकर आपने किस ओर रुख किया, कौन सी दिशा के लिए आप आगे बढ़े? कॉलेज के बाद जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी का ज्वेलरी का बिजनेस था और मैंने वो दुकान भी संभाली कुछ समय। क्या बात है। बट उसमें भी बड़ा आर्टिस्टिक सा बिजनेस है ज्वेलरी का। जी। आपको लेडीज से डील करना होता है और आप जानते हैं कि ज्वेलरी का मामला हो और लेडीज का मामला हो तो बड़ा कठिन है वो। कई बार मेरा चार्म भी काम करता था। अगर हमने किसी को बोल दिया कि अरे पहनाने के बाद ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो उनको लगता था कि हाँ ये अच्छा ही लग रहा है, कन्विंसिंग लगता था। तो थोड़ी देर वो संभाला, फिर मुझे एक समय में आकर ऐसा लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। तो वहां से मैंने रुख किया कि मुझे कुछ एक और बड़ा अच्छा सा कुछ मॉडलिंग की दुनिया में मैंने शुरुआत की, कुछ करना है। एक कॉन्टेस्ट हुआ करता था, ग्रेसिम मिस्टर इंडिया जी, काफी अच्छा पैमाने पर किया जाता था। उसमें कठिन था भाग लेना, तो उसमें मैंने फॉर्म भरा और सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मैं फाइनल 30 में सिलेक्ट हुआ। उसमें मिस्टर फोटोजेनिक मिस्टर इंडिया जी हाँ 2004 में वो टाइटल मुझे मिला उसमें। और वहां पर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस मेरे में आया। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी टीवी कमर्शियल्स किए, मैंने अच्छा प्रिंट एड्स भी किए, मॉडलिंग की दुनिया में आया। ये करते करते मैंने बहुत सारे, अगर आप कभी आप एड देखेंगे, म्यूजिक वीडियोस देखेंगे जिसमें कहीं रीमिक्स का जमाना था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पुराना आज जाने की जिद ना करो जो आशा भोसले जी ने गाया था, उसमें आपको मॉडल मैं ही दिखूंगा। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, वो देखेंगे तो उसमें भी मैं ही दिखूंगा। इवन पंकज उदास जी के साथ एक यारा करके उन्होंने अमजद अली खान साहब के साथ बनाया था, पहली बार दोनों इकट्ठे आए थे, उसमें भी आपको मेन किरदार में मैं ही दिखूंगा। मैंने जब ये सारा कुछ किया तो धीरे धीरे एक ब्रेक्स जो है मिलने लगे। जो सबसे बड़ा ब्रेक था मॉडलिंग की दुनिया में, जिसने बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिया, एक फोन निकाला था अनलिमिटेड एसटीडी फोन। तो उसका कैंपेन था मॉडलिंग का। अच्छा। मुझे लेके जाया गया और आधे घंटे में खत्म हो गया। और सच कहूं तो मुझे मालूम नहीं था इतना बड़ा कैंपेन है, मुझे बताया नहीं गया। अच्छा। मुझे कहा गया एक छोटा नॉर्मल कैंपेन है, आपको फोटो खींच के आधे घंटे में फ्री। 2 दिन के बाद जब मैं अपनी आंख खोलता हूं तो भारत के हर कॉर्नर में केवल मेरी तस्वीर दिखाई देती है। चाहे वो अखबार का बड़ा पेज हो, चाहे होर्डिंग्स हो, रेलवे स्टेशन हो, जो भी आप समझ सकते हैं। रिलायंस ने उसको इतना बड़ा कैंपेन किया कि मुझे लगा कि अब शायद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा। उससे ये फायदा हुआ मुझे, पहला कि एक इंटरनेशनल शो बना भारती करके, जो इजराइल के एक प्रोड्यूसर ने बनाया, जिसमें करीबन 120 लोग थे, 70 डांसर थे और 2 घंटे की स्टोरी थी जो कि कमलेश पांडे जी ने लिखी। खूबसूरत स्टोरी थी वो। उसमें मुझे मेन किरदार का मौका मिला और मैं फिर 2 साल जो है मैंने यूरोप ट्रैवलिंग किया उसमें, और करीबन 160 शोज जो है 7 देशों में यूरोप के वो किए, बहुत सारे। फिर अब मुझे लगा कि मैं वहां पर हूं, लेकिन फिर भी ये मैं यंगस्टर्स को बताना चाहूंगा जी, अगर आपको एक्टिंग नहीं आती, आपको बेसिक्स आपने नहीं सीखे, तो आप कभी भी बॉम्बे का रुख मत करिएगा। हाँ, सही बात है। आपको बेसिक्स, आपको कोई भी कार्य के लिए आप जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो तैयारी के बिना जाएंगे तो फेल होंगे ना, फेल ही होंगे। तो तैयारी करके ही जाना है। तो मेरी सिचुएशन थी कि एक्टिंग की सेटअप में मेरी तैयारी नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर मैं देखने में अच्छा हूँ, बॉडी अच्छी है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही बात आपने कही। और मैंने उसके बाद अच्छे से एक्टिंग को आने के बाद सीखा, प्राइवेट टीचिंग्स ली, बहुत ही दिग्गज लोगों से पर्सनल क्लासेस भी ली। और उसके बाद फिर मुझे पहला जो मेरा सीरियल है वो मुझे मिला, कुमकुम, हुसैन और जूही परमार जी थे उसमें, और उनके बेटे का किरदार था वो मैंने किया और लोगों ने बहुत सराहा। हो गया उसके बाद फिर जी टीवी का एक और सीरियल मिल गया साथ साथ, और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता गया। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरह से सफलताएं मिलने लग जाती हैं। तो जैसे आपने ट्रेनिंग की बात करी है, सीख कर आना चाहिए, तो किसी बाकायदा इंस्टीट्यूट की तरफ आप गए? देखिए कि दिल्ली में भी कई इंस्टीट्यूट थे एक्टिंग के लिए, तो मैंने उनसे सीखा। लेकिन मैं 2 लोगों का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस समझता हूँ जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है।
एक्टिंग के बारे में अगर बात करें, पहली है वीना मेहता जी, जो एनएसडी में वो हिंदी की टीचर रही हैं, और उनके साथ मैंने क्लासेस ली और वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे चीज़ों को सिखाया। आज भी वो याद करता हूँ, वो मैं यारी रोड उनके घर पर सीखने पर्सनल क्लासेस के लिए जाया करता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तू जो है एक काम कर, मेरी जो शर्म थी, शाइनेस थी निकालने के लिए, वो फर्स्ट फ्लोर पे वो रुकी और खिड़की पर बैठी और मैं ग्राउंड फ्लोर पर, मतलब बाहर रोड के ऊपर। अब उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे गाकर वो कविता सुना जो मैंने याद करने के लिए कही थी, इबन बतूता पहन के जूता। अब मुझे लगा कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर मैं चिल्लाकर बोलूंगा तो लोग क्या समझेंगे, क्या सही बात है, पागल हो गए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो मेरी शर्म निकालने के लिए था। तो मैंने कहा मैम नहीं हो पा रहा, मैंने बोला प्लीज, मैंने कहा अगर नहीं होगा तो वहीं से घर चले जाना, मेरे पास ऊपर मत आना। सो मैं बड़ा ही स्ट्रांगली, मैंने कैसे भी करके हिम्मत जुटाई। तो उन्होंने, और हिंदी जो मेरी डिक्शन थी, मैं एक पंजाबी फैमिली से हूं, लेकिन वो अच्छी है, उसको ठीक करने में मुझे करीबन 1 साल लगा। हिंदी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया, साइंटिफिकली सिखाया कि ये ऐसे सही डिक्शन की जा सकती है। तो वो मैंने सीखा, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा, उनसे मैंने बहुत चीजें सीखी, बहुत कॉन्फिडेंस आया। और मैं उनको भी अपना बहुत मेंटर मानता हूँ, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, उनको भी गुरु मानता हूँ। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। स्वराज्य संहिता मैंने किया उनके साथ, और भी काफी सारे काम मैंने किए हैं, काफी सुना हुआ है। हाँ, उपनिषद गंगा भी किया उनके साथ, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये 2 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मेरी लाइफ में। मैं एक चीज फिर यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ, क्योंकि शायद ये बहुत सारे लोग एस्पायरिंग एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, वो ये सोच रहे होंगे, उनको ये बात बताना बहुत जरूरी है। कई बार वो बेचारे बच्चे गलत हाथों में चले जाते हैं। सही बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मिलते हैं जिसमें वो कहते हैं आप अपने बच्चे को यहाँ भेज दीजिए, हाँ काम हम दिलवा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। झूठे वादे जो है वो करके बच्चे यहाँ पर आते हैं और वो गुमराह कर दिए जाते हैं। कईयों को पैसे का नुकसान होता है, कईयों को और बड़े सारे नुकसान किसी बहुत अलग अलग रूपों में होते हैं। तो लोगों को ये जानना जरूरी है, आप अपनी तैयारी करके आइए। यहाँ बॉम्बे का जो सिस्टम है, ऑडिशन देना, जगह जगह जाके स्ट्रगल करना, मेहनत करना। अगर आप में टैलेंट होगा तो ये बात आप मान लीजिए कि एक न दिन आपको ब्रेक अवश्य मिलेगा। तो किसी के बहकावे में आकर मत आइए। कोई मुंबई में किसी को काम नहीं दिलवा सकता। आपको अपने आप ही अपना जीवन जो है वो बनाना होगा, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो हमारे देश के दिग्गज हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो आज अपने बच्चों को सुपरस्टार बना देते अगर उनके हाथ में। बिल्कुल सही बात है। बहुत प्रेरणा मिलेगी, एक मजबूती मिलेगी बच्चों को। ऐसे सोच के साथ सिर्फ सपनों को साकार करने के लिए बिना तैयारी के कोई भी ना आए। पहले आप बेसिक देखें। हम दिल्ली से हैं, कई बार मेरे भी रिश्तेदार ऐसे मिलते हैं पंजाबी में, वो यार मेरा मुंडा आ रहा है, उन्होंने हीरो बना दी। दे स्पीक पंजाबी इन टिपिकल, हाँ जी तेनू तो सारे जानते हो ना, इन्हों बस पिक्चर इच रोल दिलवा दे। इट इज नॉट दैट इजी। ये इतना आसान नहीं है कि आप आए और आपको रोल दिलवा दें, और ऐसा नहीं होता। मैं खुद ही ना कर लूं। जिस एरिया में रहते हैं वहां पर ट्रेनिंग लीजिए, बेसिक्स। कल को आप लाइनों के साथ कैमरे के आगे खड़े होते हैं तो आप वहां परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल। जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करके आते हैं, अच्छे से तैयारी आपकी, आपको किसी बात का डर नहीं होता। बिल्कुल सही। आप फट से एकदम सब कुछ अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन आंसर करके आएंगे। जब आप बिना तैयारी के आएंगे, आप परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं कर पाएंगे और आप फेल ही होंगे। अगर सबसे बड़ा जो एक एक्टर का गहना है, जिससे वेपन है, पेशेंस ही है। एक्टर्स आर नॉट पेड फॉर एक्टिंग, दे आर पेड फॉर वेटिंग। अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे 12 घंटे में, तो शूटिंग का समय 2 घंटे 2.5 घंटे, कई बार 3 घंटे मैक्सिमम अगर वो टाइम गिन लें। बाकी सारा टाइम हम कमरे में बैठ के वेट कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं। वो जो पेशेंस है, पेशेंस वहीं पे काम आता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते। आप जब इस लाइन में आए थे तो परिवार वालों को अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है तुम इस लाइन में जा रहे हो। नहीं, शुरू में मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें क्या कमी है, तुम्हें क्यों इधर घर बार छोड़कर जाना है और ऐसा है। मैंने कहा कि मुझे जीवन में मौका चाहिए। तो उन्होंने बोला कहाँ रहोगे, कैसे करोगे, काफी सारी चीजें पूछी गई। तो मैंने कहा मेरे दोस्त हैं और उनके साथ रहूंगा, थोड़ा सा ऐसा देखूंगा। तो मेरे पिताजी एक अच्छे परिवार से थे, जिसे कहें मिडिल हाई क्लास फैमिली, क्या कहते हैं। उनको ये था कि जाएगा, रहेगा कहाँ, क्या करेगा। मैंने कहा मेरे दोस्तों के यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब मैं पहली बार मुंबई आया, मुझे मुंबई में कोई नहीं जानता था। तो मेरे कुछ लोग जो मिस्टर इंडिया में बने थे, जो लड़का जीता था, उसके हरियाणा के कुछ लोग थे, और एक कमरे में यारी रोड पर तो 7 लोग वहाँ 1 BHK में रहे। मैं उन 7 लोगों के साथ एक वहां पर रहा। देखो, जिस परिवार से मैं आया, तो मैं कभी नहाने जाता था तो एक शावर है घर पे, और वहां जिस मैं जगह पे था वहां पे एक टैप करने वाला से वो, और एक नीचे बाल्टी और एक मग्गा था।
क्लीन भी नहीं था, एक ही वॉशरूम, एक ही टॉयलेट, बहुत समस्या थी। तो 7 लोग, ये स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे, अगर तो बिना वाकई में स्ट्रगल के तो यहाँ पर कुछ है होता भी नहीं। और मैंने कहा कि नहीं मुझे काम मिलेगा, और लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सोच अच्छी थी, मेहनत ठीक थी, मुझे काम शुरू से ही मिलता रहा। स्ट्रगल तो पूरी है। अब यहाँ जो मैं यारी रोड की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं कम से कम 6-7 महीने मैं उस घर पे रहा, लेकिन 6-7 महीना रहना जाना ट्रैवल करना। पहले ऑडिशन अंधेरी वेस्ट में होते ही नहीं थे जहाँ हम आज रहते हैं। सारे ऑडिशन जो है महालक्ष्मी स्टूडियो हुआ करते, हर रोज सुबह उठे बैंड्रा या टाउन। अब मैं ऑटो रिक्शा पे जाया करता था, ज्यादा लोकल नहीं पकड़ता था। अच्छा। अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई बहुत ही इमरजेंसी हो। एक बार मैं ऑडिशन देने गया था शूटिंग सेटिंग का, तो पूरा तैयार से अच्छे से था, लेट था तो लोकल पकड़ ली। जब वहां गया तो मेरे हाल बहुत खराब हो चुके थे, तो वहां मैंने निर्णय लिया कि लोकल पे ट्रैवल नहीं करना। मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन मैंने ये निर्णय लिया कि भाई ऑटो रिक्शा से जाना ठीक है वहां तक पहुंचने के लिए, बट ये कठिन है, आसान नहीं है। तो बस फिर गगन जी अपने श्रोताओं को एक गीत और सुनवा दिया जाए आपकी पसंद का। मुझे लगता है कि एक और गीत है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तुझे खुदा बना दूं, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं, मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं।
कर मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है। अभी श्रोताओं ने गगन जी की आवाज में बड़ा प्यारा सा ये गीत सुना, तो सबको बहुत पसंद आया होगा। तो गगन जी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का भी शौक रहा क्या? नहीं, मुझे देखिए शौक तो बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं शुरू से चाहता था कि किस तरह मुझे कैसियो बजाना आ जाए। मैं म्यूजिक का बड़ा शौक रहा है मुझे। मेरे जीवन में अगर मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, खुश हूँ, किसी भी तरीके की कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा जो सबसे क्लोज साथी है वो मेरा म्यूजिक ही है। तो म्यूजिक एक इंसान के जीवन में बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है। बिल्कुल। एक गुरुजी आया करते थे बचपन में, मेरी मदर भी थोड़े से भजन गाया करती थी। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ सीखना है, और तो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे हारमोनियम में आरती बजाना सिखाया था, ओम जय जगदीश्वर है। तो वो मैं बजा लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन करके। और भजन भी तो आप कुछ गुनगुना लेते होंगे? नहीं, भजन नहीं, मैं इतने गुनगुना पाता। अच्छा। तो जब ऐसे बात चली है, तो आपको कौन से सिंगर जो हमारे गायक हैं, आप सबसे ज्यादा किसके गाने सुनना पसंद करते हैं? 3 लोग मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। एक मोहम्मद रफी जी, एक किशोर कुमार जी और मुकेश जी। तीनों जो सिंगर एक हमारे देश के, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी हमारी धरोहर है, उनके सारे जो गाने हैं बहुत ही दिल को छू जाने वाले गाने हैं। और उस समय गानों के मतलब बड़े अच्छे थे। जो हमारी गायिकाएं हैं, तो उनमें आप, जैसे लता जी, आशा जी हैं, तो इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी गायिकाएं हैं, तो उनमें से आप किसके गीत सबके पसंद करते हैं? ज्यादातर मैंने लता मंगेशकर जी के गीत और आशा भोसले जी के गीत, ये मैंने हमेशा से पसंद किए हैं। बचपन में दादाजी और पिताजी कई बार पंजाबी गाने भी बहुत सुना करते, तो कहीं ना कहीं कभी गुरदास मान के गाने अच्छे लगते थे, कभी प्रकाश कौर और सुरेंद्र कौर के भी अच्छे लगते थे। गगन जी, जो आपका एक सीरियल था साथ साथ बनाएंगे एक आशियां, तो उसमें आप किस किरदार में थे? एक किरदार था जिसमें किरदार का नाम था उदय जी। अच्छा किरदार था। 2 भाइयों की कहानी थी। अमित टंडन जी उसमें मेरे साथ भाई बने थे, और बहुत खूबसूरत कहानी थी। एक उनके घर वाले चाहते, हम दोनों भाई हैं, कि उनकी शादी एक उनके गांव की एक लड़की के साथ हो, जो उनके मित्र की बेटी है उनके पिता की। लेकिन जब वो आता है बाहर से, अमेरिका से, तो ऑलरेडी वो एक लड़की से शादी करके आता है। तो उनके सारे जो वादे हैं सब टूट जाते हैं और बहुत ही टेंस माहौल होता है। तो वहां पर मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूं, लेकिन फिर मैं इज्जत बचाने के लिए पिताजी को बोलता हूँ कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। और फिर वो गांव की लड़की से शादी होती है, और जो इंटरेक्शन होता है, कैसे चीजें चेंजेस आते हैं। तो बहुत खूबसूरत कहानी थी वो, और काफी अच्छा हिट रहा था। वो जी टीवी का शो था। हाँ, सारे सीरियल्स आपके बहुत अच्छे हैं, जैसे तू सूरज में सांझ पिया जी में बाल ब्रह्मचारी का आपने। मैंने आज तक जो भी रोल किए हैं वो बड़े ही सौम्य शांत वाले। तो ये पहला रोल ऐसा था, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही गुस्से वाला नेगेटिव ब्रह्मचारी, मतलब, तो मेरे लिए वो एक चैलेंज था। अच्छा लगा वो करके। और इसी तरह आपने उपनिषद गंगा में जो तानसेन और शायद ज्ञानेश्वर का भी किया था। मैंने उसमें 8 अलग अलग किरदार निभाए थे उपनिषद गंगा में एपिसोड्स में। इसका सारा क्रेडिट मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को देता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा था। तो जो 8 आपने किरदार निभाए थे, तो उनको कैसे आपने संभाला, किस तरह से संवाद अदाई की? एक्चुअली में जब आप काम करते हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जैसे डायरेक्टर के साथ, सही बात, तो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव सा माहौल होता है, इन अ पॉजिटिव। क्योंकि वहां आपको जितने एक्टर्स वहां बैठे मिलेंगे, कोई एनएसडीए या कोई एफटीआई से है, कोई सारे ही एक से एक धुरंधर आपको एक्टर वहां पर मिलेंगे। अगर आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि बड़ा गिल्टी सा महसूस होगा, एम्बेरसमेंट होगा खुद ही, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। बड़े सारे किरदार किए। तानसेन का किरदार बहुत ही मुश्किल था। मैंने कहा सर मैं सिंगर नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि उसमें आलाप थे, नहीं सा 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 सा। ओ, मुझे लगा कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा सर, मतलब लिपसिंग कैसे होगा, कैसे होगा। उन्होंने गाने दिया, मैंने कहा इसको लिख के मिल सकता है, तो उन्होंने कहा मेरे पास लिखत में नहीं है। फिर मैंने वो सुनकर लिखा जी। आलाप आप समझ रहे हैं, नहीं सा 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 रे सा, उसको लिखना और उस पर मैं गाना, तो बड़ा ही कठिन मेहनत थी। लेकिन जब मैंने वो तैयारी करके गया,
तो वहां पर जिस दिन शूटिंग पर गया उन्होंने मुझे लिखत में सब कुछ दिया मेरे आगे। अच्छा। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा सर आप, मैं मांग रहा था मुझे दे देते, मैंने 150 बार मैंने सुना और मैंने लिखा। कह रहे इसीलिए नहीं दिया था। एक अच्छी सीख थी। तो मैंने कहा ये भी, फिर मुझे लगा हाँ ये भी अच्छा है, अच्छा था। इनफैक्ट हुमा कुरैशी जी उसमें मेरी पत्नी का रोल उन्होंने किया था इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह आपने वो किया था 2020 में विघ्नहर्ता गणेश। हाँ जी, इसमें भी एक नई चीज थी, शंखचूड़ और सुदामा का, वो उसी के ही रीबर्थ हैं सारे। अच्छा। तो उन्होंने कहा गगन एक किरदार सुदामा जी का है, लेकिन ये पहले वो शंखचूड़ थे, कैसे सुदामा को ऊपर से श्राप मिलता है, शंखचूड़ बन के आता है, फिर ऐसे आता है, 2-3 अलग अलग किरदारों में उनको आना पड़ेगा। तो जो पहला शंखचूड़ का दिया तुलसी के पति का, वो नेगेटिव था। विष्णु के भक्त थे लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव टाइप था। तो एक अलग सा लुक, अलग सा रोल, मेरे लिए वो चैलेंज था, लेकिन अच्छा उसका रिजल्ट आया, सबको बहुत पसंद आया और उससे टीआरपी भी बढ़ी थी उस समय, एक नया जोश मिला था सीरियल को। तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ कॉन्टिलो वालों को जिन्होंने मौका दिया और अच्छा रहा वो भी। और जो संकट मोचन महाबली हनुमान में आपने जो 3 किरदार निभाए थे, उसके बारे में तो बिल्कुल बात करने का मेरा पूरा मन है कि वो बताइए जरूर। मैं दिल्ली में था और कॉन्टिलो से फोन आता है कि रूपाली मैडम है, प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने कहा गगन को टेस्ट करें। और मैंने एक ऑडिशन दिल्ली में भेजा, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। तो मैं गया तो उन्होंने कहा गगन हम राम आपको देख चुके हैं, हमें राम आपको टेस्ट नहीं करना, हम कृष्ण देखना चाहते हैं, क्योंकि सीरियल के सूत्रधार कृष्ण है जो हनुमान की कहानी सुना रहे हैं जी। तो हम नहीं जानते अब कृष्ण में कैसा लगेगा। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। कृष्ण का किरदार मतलब उससे बड़ा कोई किरदार मुझे लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, उसमें सारे रूप दिख जाते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज था। कैसे आप अलग अलग जैसे भूमिका में बताते, राम कैसे बोलेंगे, कृष्ण कैसे बोलेंगे? देखिए राम अगर किरदार कोई भी अगर डायलॉग बोलते हैं तो बड़े ही सौम्य, सरलता, शांत स्वभाव से। कृष्ण जो थे वो बड़े प्लेफुल कैरेक्टर थे, कोई भी बात करेंगे उसमें एक सार्केस्टिक पन होगा ही होगा, कहीं ना कहीं बोलेंगे कुछ, उसके पीछे मोटिव कुछ और होगा। ऐसे वाला उनका किरदार बड़ा मिस्टीरियस किरदार रहता है। और विष्णु जी का जो किरदार है वो अथॉरिटी है, उन्होंने एक बात कह दी तो वहीं पे वो बात कंप्लीट होनी चाहिए। राम और परशुराम जी का एक बार रामायण में संवाद था, मैं सिर्फ आपको टोन का बताने के लिए कि टोन्स कैसी हुआ करती थी। तो उनका संवाद सबसे अच्छा रहा है हमेशा से, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि परशुराम आगे धनुष टूट गया, अभी अब माहौल, लक्ष्मण जी जो हैं वो गुस्सा कर रहे हैं, और तो राम जी जब बोलते हैं तो बड़े ही शांत स्वभाव से बोलते हैं कि मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो परशु सहित बहुत बड़ा नाम है स्वामी। परशुराम, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, ये धनुष हमने ही तोड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सेवक को दंड दें तो ये रहा शीश आपके सेवक का, लीजिए अपना परसा और काट दीजिए। हम रघुवंशी कभी भी किसी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, हम तो आपसे वरदान चाहते हैं। अब ये आप सोचिए कि आप हमें श्राप देना चाहते हैं या वरदान। ये एक टोन है जो मुझे लगता है कि जब राम बोलेंगे तो वो बड़े इस तरीके से बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस संवाद को बोला। कृष्ण कई बार जब उस समय बोला करते थे, मुझे याद है वो पहला एपिसोड था संकट मोचन का, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है, जब गरुड़ को अभिमान हो जाता है कि उनसे फास्ट कोई नहीं उड़ सकता, उनका अभिमान तोड़ने के लिए वो उनको हनुमान को लेकर आते हैं। तो उसमें वो बोलते हैं गरुड़ को, क्या हुआ गरुड़, हनुमान तुम्हारे साथ नहीं आए? हाँ, तुमने तो कुछ ऐसा एक मुझे डायलॉग याद करना पड़ेगा, अगर मैं करूंगा तो एक उनकी टोन में एक बहुत ही अच्छा सार्कास्टिक पन था, भाई तुम्हारे बल के आगे तो उनकी चली नहीं होगी, एक इस टाइप का। सही बात है, एकदम डिफरेंस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, अगर विष्णु जी अगर कोई चीज अगर वो कहेंगे तो अथॉरिटी है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा महादेव, हमें इस संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। रावण का सर्वनाश करने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए हमें राम अवतार लेना ही पड़ेगा। ये एक अथॉरिटी हो गई जी। बिल्कुल, 2-3 कैरेक्टर्स को कई बार एक ही सीरियल में कर रहे हैं तो उनको अलग अलग रूप में दिखाना, तो आपको वो टोन का चेंज लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जब आप बोल रहे थे तो मैं वही सोच रही थी कि अब एकदम अलग अलग पात्र हमें दिख रहे थे। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा गगन जी। और अब आप आगे अभी कौन सा सीरियल कर रहे हैं? अभी एक तैयारी शुरू हो चुकी है, नया सीरियल है काशी विश्वनाथ जी। काशी की स्टोरी ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है जी, तो बहुत ही अच्छे से उस सीरियल को दर्शाया गया। और कहानी हमारे गोपाल जी हैं जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं, एक्टर भी रहे हैं अपने ज़माने में, हमारे परम मित्र भी हैं। उन्होंने बहुत ही बखूबी जो है एक राइटर का जो है रोल निभाया उसमें कि
बहुत अच्छे से डायलॉग लिखे हैं और कहानी को बहुत ही विस्तार से बताया गया कि काशी की कहानी है क्या। अच्छा, भगवान शिव के रूप को भी बहुत अच्छे से वहाँ दर्शाया गया है कि उनकी सोच क्या थी, किस तरह का उनका किरदार था। बहुत अच्छा सा नई नई चीजें ऐसी हैं जो लोगों तक आज तक पहुंची नहीं है। यानी अभी इस बार आप शिव जी के रूप में हम सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नजर आएंगे। देखिए, मैं ना बहुत टाइम से मुझे ऐसा लगता था, मैंने शिव के ऑडिशन बहुत दिए जी, मैं बहुत क्लोज कॉल हुआ कि कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये कर रहे हैं, कई सारे सीरियल ऐसे आए, तो लास्ट स्टेज पे मेरा नहीं हुआ। उसका कारण मुझे कभी कभी ये लगता था कि शायद मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बड़ी लीन है जी, तो हो सकता है कि मैं उस बलिष्ठ किरदार में सूट ना हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता मौका आएगा कभी ना, तो आई थिंक वो सही समय नहीं था। तो इसलिए मुझे राम कृष्ण विष्णु वो साइड मिली, शिव कभी भी नहीं मिले। हालांकि जब महादेव भी आया था, मोहित और मैं बड़े क्लोज कॉल पे थे, मतलब हम ही शॉर्ट 2-3 लोग ही थे जो शॉर्ट लिस्ट थे उसके लिए भी, बट ही वाज द बेस्ट सूटेबल गाय वहाँ उस किरदार के लिए। अच्छा। यहाँ के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं दिलीप जी, कमला श्री प्रोडक्शंस है उनकी, तो उन्होंने और गोपाल जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, गगन हम शिव को वैसा नहीं देख रहे कि बहुत ही बड़े मसल और ऐसे, हमें वो चेहरा चाहिए, वो भोलापन भी चाहिए, वो एंगर भी चाहिए, एक अच्छा किरदार भी चाहिए, और जब हम देखें तो वो शिव लगना चाहिए। सही बात। और आप यकीन मानेंगे, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप उनसे पूछेंगे, जब पहले दिन मैं शिव के रूप में आया उनके, तो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और जितने भी लोग वहाँ थे, उन सब की आंखों में आंसू थे। क्या बात। और ये सत्य है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। बिल्कुल, सही समय के बगैर कुछ नहीं हो पाता है। ये भी सबको जानना होगा, ये भी श्रोताओं को जानना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। कई बार सिचुएशंस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो ऐसी कंडीशन में आपको लेट इट गो, समय को थोड़ा समय देना चाहिए कि बीत जाने का, फिर वो समय आएगा, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और ठीक होंगी। पैनिक नहीं, कई बार आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं है तो उसको आप लेट इट गो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी आपने जानकारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पात्र को बहुत ही सुंदर तरीके से निभाएंगे और अब महादेव के रूप में हमारे घरों में जो कहते हैं ना फोटो लोग लगा लेते हैं, तो उस तरह से नजर आ जाएंगे। मेरे यंगस्टर टाइम में जो एक गाना सबको अच्छे लगते हैं ना, मुझे बाला सुब्रमण्यम जी बहुत अच्छे लगते हैं। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, तमन्ना
तो गगन जी, यहाँ पर हम आपसे और भी पूछना चाहेंगे कि इसके अलावा आपकी और क्या स्पिरिचुअल जर्नी है, या कि आप किस तरह से आगे जुड़े हुए हैं कामों में? मैंने अपने जीवन में एक फिल्म की, श्री सिद्धार्थ गौतम जी, जो कि श्रीलंका में बनाई गई, और श्रीलंका की आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है वो, जहाँ मुझे बुद्ध का किरदार निभाने को मिला। जी, वहाँ मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब मैं वो किरदार निभा रहा था तो मैंने उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, जी, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ। तो आजकल मैं ये चाहता हूँ कि जो बुद्ध की टीचिंग्स है वो कोई रिलीजन नहीं है, बुद्धिज्म जीने का एक तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। वो आपको बेहतर इंसान बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो कोई भी फॉलो कर सकता है। सफरिंग को अपने जीवन से दूर करने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो आज की तारीख में मैं बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। देश विदेशों में जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं मैं वहाँ जाता हूँ, बुद्धा की टीचिंग्स का प्रचार प्रसार करता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद 4 महीने एक भिक्षु के रूप में रहा हूँ थाईलैंड में, टेम्परेरी भिक्षु बनकर, और वो जीवन जिया हूँ जो एक भिक्षु जीता है, जिसमें वो सुबह नंगे पांव भिक्षा मांगने जाना, ये चलन आज भी वहां पर चलता है। ये सब के साथ साथ जो बहुत जरूरी है, जो जीवन में आपको सही खुशी देता है, वो है जरूरतमंदों की मदद करना। जीवन का असली सार वही है। जो अपने लिए जिया, जिसने बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, वो जरूरी नहीं है कि महान बनेगा। जिसने शोहरत ना कमाई हो, पैसा ना कमाया हो, लेकिन लोगों की सेवा की हो, वो महान बनता है। आप भगवान जिसको भी आज की तारीख में मानते हैं या कोई बहुत ही महान मानते हैं, तो जब आप उनका पढ़ेंगे जीवन तो आपको एक ही चीज मिलेगी, उन्होंने ह्यूमैनिटी की सेवा की है, इसलिए आज वो महान है। तो जो जरूरतमंद है, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो किसी दान के रूप में हो, तो ये सारे कार्य आज की तारीख में मैं भारत में और भारत के बाहर में कर रहा हूँ, स्पेशली इन रिलेशन विद बुद्धिज्म। मैंने बौद्ध धम्म भी अपनाया है, फॉलो करा, एम्ब्रेस किया है बुद्धिज्म श्रीलंका में 2014 में। क्या बात है। तो उसके ऊपर मैं ये जर्नी अपनी चला रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये जर्नी जो है इस क्षेत्र में चल रही है और बहुत आगे आप जाएं, और आपने जो भी संकल्प लिए हैं इसमें, तो वो आपके पूरे हों, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। गगन जी, आप आए और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी सारी बातें करी, तो बहुत दिल उनका भी खुश हो गया होगा और हमारा तो है ही। तो गगन जी, आपसे बात करके बहुत सारी प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। तो अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो सभी से विदा लेते हैं। तो गगन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मंत्री वर्मा का नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पूरी विविध भारती की टीम का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ मनोरंजन के साथ साथ लोग यहाँ पर कुछ इस इंटरव्यू से कोई सीख मिलेंगे, और माँ बाप और गुरु की सेवा करना नहीं भूलेंगे, लोगों की मदद करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको सही माने में सही खुशी देती है। धन्यवाद। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्म अभिनेता गगन मलिक से मंजरी वर्मा की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और भावना सिंदल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।